हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप क्या कर रहे हैं इस टाइम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहे थे और विद्युत चुंबकीय तरंग में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से मैक्सवेल ने कौन सी परिकल्पना मानी, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा पहला लेक्चर था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। आई बटन यहाँ पे बना हुआ है, आई बटन में जाके उस वीडियो को लिंक से जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में हम इस नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि माइकल फैराडे ने यह बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र को हम बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे, मतलब या तो हम किसी पृष्ठ को, कुंडली को बोल सकते हैं, और चुंबक को अपेक्षित गति करवाएंगे आपस में, तो फ्लक्स में क्या होगा कि इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में कमी या वृद्धि होगी, उसे ही हम परिवर्तन बोलते हैं, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत धारा। और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फैराडे के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके प्रेरित धारा उत्पन्न की जा सकती है। इसी प्रकार इसी परिकल्पना को, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सन 1964 में मैक्सवेल ने यह सोचा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके धारा को बनाया जा सकता है या धारा प्रेरित की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, तो क्यों न विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करके भी धारा उत्पन्न करें। तो यहां पर मैक्सवेल ने एक परिकल्पना ली थी और मैक्सवेल की जो परिकल्पना थी वो थी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करके धारा को प्रेरित करना या धारा उत्पन्न करना। कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और ये विद्युत धारा ही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाती है, जिसे हम विस्थापन धारा भी बोलते हैं। इस धारा को क्या बोला जाता है? विस्थापन धारा। और यहां से विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट की विस्थापन धारा क्या होगी, किस प्रकार से यहां पर मैक्सवेल के समीकरण बनेंगे, और इसी विस्थापन धारा की परिकल्पना के आधार पर, इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित अपने समीकरण दिए थे, गणितीय समीकरण, जो कि 4 समीकरण थे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था चारों समीकरण कौन से थे, किस प्रकार से उन समीकरणों के बनाया गया, वो इसी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की परिकल्पना पे आधारित थे, जिसे विस्थापन धारा भी कह सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मैक्सवेल ने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो धारा उत्पन्न होती है उनमें जो रिलेशन बताया था, किसने? एम्पियर ने। जब हम बात करते हैं किसी चालक की, मान लो मेरे पास एक चालक तार है, इस चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था? ये ओरेस्टेड ने बताया था, जिसे बोलते हैं चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताया था सबसे पहले किसने? ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और इसी के आधार पे बाद में फैराडे ने भी उल्टा सोचा था। माइकल फैराडे ने हेनरी के साथ मिला और हेनरी के साथ मिलकर यह बताया कि यहां पर ओरेस्टेड जब ये बोल सकता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से, ये चालक तार है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता? ये ईएमआई में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। जैसे ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र धारा के कारण बन रहा है, लेकिन फैराडे ने उल्टा किया, चुंबकीय क्षेत्र लगाकर धारा उत्पन्न करी। इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होना। यह था फैराडे का कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, इसी परिकल्पना से प्रेरित होकर मैक्सवेल ने भी अपनी एक परिकल्पना ली, एक कल्पना कर ली काल्पनिक रूप से कि विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन करने से धारा उत्पन्न हो सकती है। वो धारा होती है विस्थापन धारा, और इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहां पर मैक्सवेल ने विस्थापन धारा के बारे में बताने के साथ साथ ही यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट दिया था। और वो क्या बताया मैक्सवेल ने
कि जब किसी आवेश को दोलन करवाया जाता है, जब आवेश क्या करता है, दोलन होता है या दोलायमान होता है, इसका दोलन कराते हैं, दोलन कराने पर, तो जब कोई आवेश दोलन करेगा तो दोलन करने पर आवेश क्या होगा, आवेश गति करेगा, और गति भी कौन सी होगी, दोलन करने पर इसकी त्वरित गति होगी, क्योंकि इसका वेग समय के साथ बदलता रहेगा। जब दोलन करेगा तो इसकी कौन सी गति होगी, त्वरित गति, और त्वरित गति के कारण क्या होगा, वेग समय के साथ परिवर्तित होता रहेगा। और जब वेग समय के साथ परिवर्तित होगा तो यहां पर मैक्सवेल ने देखा कि जब आवेश दोलन करता है तो दोलन करने के साथ साथ गति होगी, और जब आवेश की गति होती है तो आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इसका मतलब इनफैक्ट हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, जब आवेश दोलन करेगा, गति करेगा, तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, एक धारा प्रवाहित होगी, और धारा के प्रवाह होने के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो डायरेक्टली यहां पे ये मैक्सवेल ने क्या बताया कि जब आवेश दोलन करेगा तो इसके चारों ओर इस चालक में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ परिवर्तित होगा, जैसे वेग समय के साथ परिवर्तित होगा, वैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र भी किसके साथ परिवर्तित होगा, समय के साथ परिवर्तित होता है। क्लियर है। और यहां पर जब ये चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो यहां पे माइकल फैराडे क्या कहते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो अर्थात बदलेगा तो क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया कि जब आवेश है वो दोलन करेगा, दोलायमान आवेश त्वरित गति होगा, और त्वरित गति के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि समय के साथ बदलता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलेगा तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिसके कारण प्रेरित धारा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और यहां पर मैक्सवेल ये भी कहते हैं कि धारा तभी हो सकती है जब आवेश क्या करेगा, गति करेगा, और जब आवेश होगा तो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। क्योंकि स्थिर विद्युत की यही कहती है कि आवेश की उपस्थिति ही काफी है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, गति हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो जरूर होगा। कौन कहता है, ये इलेक्ट्रोस्टेट स्थिर विद्युत की, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको डिस्कस किया था, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, कि आवेश अगर स्थिर है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और इसके अलावा यदि आवेश त्वरित आवेश है, त्वरित आवेश मतलब आवेश परिवर्ती वेग से गतिशील है, तो त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक तरंग भी उत्पन्न करता है, और उस तरंग को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। तो यहां पर दोनों ही कॉन्सेप्ट आ गए कि त्वरित आवेश अर्थात दोलन करने पर आवेश के दोलन से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा जो कि समय के साथ बदलेगा, और इसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी समय के साथ परिवर्तित होता है। और जब ये दोनों ही समय के साथ परिवर्तित होंगे, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही समय के साथ परिवर्तित होंगे, तो इन दोनों के अध्यारोपण से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के अध्यारोपण से एक तरंग उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होती है यहां पर। और इन दोनों के अध्यारोपण से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी, और ये जो तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा इन दोनों ही क्षेत्रों के क्या होती है, लंबवत होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ईएम वेव्स होगी, ईएम वेव्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी लंबवत होगी, और ये वेव्स होंगी वो लंबवत होंगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी वेक्टर से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के परस्पर लंबवत होंगी। अगर कोई तरंग इन दोनों ही क्षेत्रों के लंबवत है, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये भी सदिश राशि है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा भी होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होती है, इसमें भी दिशा होती है। और इन दोनों के संयुक्त अध्यारोपण अर्थात संयुक्त प्रभाव के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, जो कि इन दोनों के ही लंबवत होती है। तो ऐसा कौन सा गुणनफल होता है कि जब दो सदिश राशियों का गुणनफल किया जाए तो उनसे जो प्राप्त होने वाला परिणामी है वो उन दोनों ही सदिशों के लंबवत हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनफल में पॉसिबल है, वो की है क्रॉस प्रोडक्ट।
देखो दो प्रकार से सदिशों का गुणनफल होता है, जैसे हमारे पास एक सदिश है ए वेक्टर और दूसरा सदिश है बी वेक्टर। इन दोनों का दो प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं ए डॉट बी जो कि अदिश गुणनफल कहलाता है, और एक कर सकते हैं ए क्रॉस बी जो कि सदिश गुणनफल कहलाता है। तो इनमें हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी से प्राप्त होने वाली राशि कैसी प्राप्त होती है, अदिश केवल और केवल परिमाण प्राप्त होता है, जबकि क्रॉस गुणा करने पर हमें सदिश राशि प्राप्त होगी और उसकी जो दिशा होगी वो क्या होती है, इन दोनों के ही लंबवत होती है, इन दोनों के क्या होगी, लंबवत। तो इसी प्रकार से ये है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से एक तरंग उत्पन्न होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि यहां पर है, मैक्सवेल ने इसका कॉन्सेप्ट बताया, और विद्युत चुंबकीय तरंग इन दोनों के ही लंबवत होती है, अर्थात इन दोनों का कौन सा गुणनफल होगा, क्रॉस गुणनफल होगा। अब क्रॉस गुणनफल कैसे होगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होगा, यहां पर क्या होता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ई क्रॉस बी ही क्यों लिया, बी क्रॉस ई भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बी क्रॉस ई भी तो लिया जा सकता है, लेकिन आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि सदिश गुणनफल में दिशा होती है, और दिशा क्या होती है, जब ए क्रॉस बी करे और बी क्रॉस ए करे तो दोनों का परिमाण तो समान आएगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो सेम कंडीशन ये है यहां पे, अगर हम ई क्रॉस बी करेंगे तो दिशा एक साइड होगी, और जब इसका उल्टा किया जाएगा क्रॉस गुणा बी क्रॉस ई तो दिशा जस्ट विपरीत हो जाएगी, 180 डिग्री के कोण से बदल जाती है। इसलिए दिशा अलग होने के कारण ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इन दोनों की दिशा को अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं आपको तो इस प्रकार से हो सकता है। देखो हम तीनों एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। तीनों अक्षों में इधर ले लेते हैं वाई एक्स, इधर ले लेते हैं जेड एक्स और इधर ले लेते हैं एक्स एक्स। अब मान लो ये बोर्ड वाला जो तल है वो XY तल है, तो XY तल में हम तरंग लेते हैं, जो विद्युत क्षेत्र सदिश है ये तरंग के रूप में निकलता है, और विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तरंग इस प्रकार से जाती है। मान लो ये साइन वेव है तो साइन वेव ऐसे चलेगी, और इसमें जो कणों के कंपन होंगे ऊपर नीचे, अनुप्रस्थ तरंग होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति में, क्योंकि इसमें जो माध्यम के कणों के कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, ई वेक्टर। अब यहां पे बात आती है चुंबकीय क्षेत्र सदिश के, तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र सदिश कौन से तल में कंपन कर रहे हैं, अक्ष जेड तल में कंपन कर रहे हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश इस प्रकार से जाएगी, और ये इस प्रकार से, मतलब इनकी कला क्या होती है, दोनों की आवर्ती और कला सेम होती है। यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों के जो कंपन की आवर्ती होगी और कला होगी, दोनों क्या होती है, समान होती है। अतः इनमें दोनों में कोई कलांतर नहीं है। देख लो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है 0, फिर यहाँ पे फिर 0 हो रही है, फिर यहाँ पे एक चक्कर पूरा कर रही है, तो दोनों में कोई कलांतर नहीं है। इन दोनों के क्रॉस गुणा होने पर इन दोनों से एक तरंग उत्पन्न होगी, और उस तरंग की दिशा होगी वो अक्ष अक्ष में होगी, ये होती है तरंग संचरण की दिशा। क्या होती है ये, तरंग संचरण की दिशा होगी। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग जाएगी। अब मैं इसकी दिशा बताता हूं आपको किस प्रकार से होगी, कि ई क्रॉस बी से दें कि बी क्रॉस ए से दें, बी क्रॉस सी से दें। तो यहां पे देखो जब भी हम क्रॉस गुणा करते हैं किन्हीं भी दो सदिश का, जैसे ए क्रॉस बी किया है, तो इन दोनों का परिमाण तो आ जाएगा, जो भी आना है ए बी साइन थीटा, ये हो गया परिमाण, और इसके साथ में एक दिशा आती है, उसको लिखते हैं हम किससे, एन कैप से, और वो एन कैप होगी, वो दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। तो लंबवत दिशा को हम किससे दर्शाते हैं, एक ट्रिक बताता हूं कि किस प्रकार से हम दिशा निकालेंगे। दाहिने हाथ के नियम से इसकी दिशा दी जाएगी, दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से भी दे सकते हैं, लेकिन दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से भी दे सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाना है, और लंबवत फैलाकर उंगलियों को कौन से सदिश की दिशा में रखना है, जो पहले दे रखा है हमें, जो पहले जो सदिश लिखा गया है उसकी तरफ दाहिने हाथ की उंगलियों को रखो, और न्यून कोण बनाते हुए दूसरे सदिश की तरफ घुमाओ। क्या करना है, न्यून कोण बनाते हुए दूसरे सदिश बी वेक्टर की तरफ घुमाएंगे, तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो इनके परिणामी की दिशा को बताएगी। जैसे मान लो ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर ये दे रखा है, ये ए वेक्टर दे रखा है और ये बी वेक्टर दे रखा है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। अब हमें करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना है तो मुझे दाहिने हाथ की उंगलियां किसकी तरफ रखनी है, ए की तरफ, ए सदिश की तरफ रखनी है। तो ए सदिश ये रहा यहां पे, तो मैं दाहिने हाथ की उंगलियां दो तरीके से ए की तरफ रख सकता हूं, एक तो ऐसे रख सकता हूं और एक ऐसे रख सकता हूं। चलो मैं ऐसे ले लेता हूं,
अब मैं दाहिने हाथ की उंगलियों को ऐसे लूं तो ऊपर की ओर तो घुमा नहीं सकता, क्योंकि घुमा के लेके जाना है मुझे बी की तरफ, तो मैं बी की तरफ तो घूमेंगी नहीं, तो नीचे से घुमाऊं तो मैं ऐसे करके ऐसे घुमाऊं तो कितने, देखो बाहर वाला कोण अंतरित करना पड़ रहा है, मतलब ये अधिक कोण हो गया। तो अधिक कोण पे नहीं जाना है, मैंने क्या बोला अभी कि न्यून कोण अंतरित करते हुए जाना है, तो हमें उंगलियों को कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे, और बी की तरफ घुमाएंगे तो बी की तरफ घुमाने पर अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी की दिशा किधर होगी, डॉट बाहर की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, बाहर की तरफ। और इसी प्रकार अगर बात करें हम बी क्रॉस ए की, तो बी क्रॉस ए करें, ये लो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी क्रॉस ए करने पर हमें किसकी तरफ रखना है, बी की तरफ, और घुमाना किसकी तरफ है, ए की तरफ। तो बी से ए की तरफ न्यून कोण बनाते हुए घुमाएंगे तो देखो बी ये रहा, इधर उंगलियां रखूं और ए की तरफ नीचे की तरफ न्यून कोण बनाते हुए घुमाऊं तो अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ होगा तो यहां पे दिशा किधर होगी, क्रॉस। अब देख लो इन दोनों का परिमाण तो यही होना है सेम, ये बी एक साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन दिशा के इधर है, इसकी दिशा है बाहर की तरफ ए क्रॉस बी की, और बी क्रॉस ए की दिशा है क्रॉस अंदर की तरफ। इसका मतलब दोनों की दिशा परस्पर क्या आ रही है, विपरीत, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो यहां पे हम दिशा दें तो तरंग संचरण की दिशा आ रही है अक्ष अक्ष की तरफ, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन कि मैं ई की तरफ रखूं तो बी की तरफ घुमाऊं, और बी की तरफ रखूं तो ई की तरफ घुमाऊं। तो चलो देख लेते हैं, ई वेक्टर है वो किधर है, इस तल में, तो चलो दाहिने हाथ की उंगलियों को मैं ऊपर की तरफ रखता हूं, और बी किधर है, इस नीचे वाले तल में, एक्स जेड तल है ना, ये एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस, तो ऊपर से इधर घुमा रहा हूं मैं न्यून कोण बनाते हुए, तो अंगूठा रहा है इस दिशा में, कौन से एक्स की तरफ आ रहा है, एक्स अक्ष की तरफ आ रही है दिशा। इसका मतलब तरंग संचरण की दिशा अक्ष अक्ष में होगी, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा कौन से दी जाती है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से दी जाती है। तो इस प्रकार से ये विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा यहां से निकलेगी। ये था मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट, और मैक्सवेल ने ये बताया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव के कारण इसमें जो त्वरित आवेश होगा उसके कारण एक तरंग उत्पन्न होती है, और वो तरंग क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, और यहीं से विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब हम बात करेंगे विस्थापन धारा की। अब हम पढ़ते हैं विस्थापन धारा के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। देखो मैक्सवेल ने बताया कि जो विस्थापन धारा होती है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाली धारा के कारण उत्पन्न धारा क्या कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है। और जहां पे विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है तो इनफैक्ट हम क्या कह सकते हैं, विद्युत फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो विद्युत फ्लक्स भी परिवर्तन होगा, और विद्युत फ्लक्स परिवर्तित होगा तो उससे एक धारा उत्पन्न होगी, उस धारा को क्या कहते हैं हम, विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैक्सवेल यहां पे ये देखा गया कि विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध बनाया गया तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और धारा आई, इन दोनों में एक संबंध स्थापित किया था। वो किसने किया था, एम्पियर ने, और जिसे बोला गया एम्पियर का बंद पथ का नियम। और एम्पियर का बंद पथ का नियम था वो इन दोनों का संबंध स्थापित करता है, और इन दोनों के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। तो क्या था एम्पियर के बंद पथ का नियम, कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, इसका कौन सा समाकलन, डीएल वेक्टर, रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र के बंद पथ का रेखीय समाकलन इस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग समेशन आई तथा निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे बोलते हैं एम्पियर के बंद पथ का नियम। और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एम्पियर के बंद पथ के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के परिपथों। तो भिन्न भिन्न प्रकार के परिपथों में इसके आधार पर यहां से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाला गया। तो कुल धारा समेशन आई को हम आई से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू में आई। ये होता है किसका, एम्पियर के बंद पथ का नियम। क्या कहता है
कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, डीएल वेक्टर है, ये रेखीय समाकलन है क्योंकि रेखा की लंबाई होती है, रेखीय समाकलन उस बंद पथ से, क्योंकि बंद पथ के लिए लागू होता है, उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये निर्वात की चुंबकनशीलता होती है, म्यू नॉट क्या होगी, निर्वात की चुंबकनशीलता। और निर्वात की चुंबकनशीलता, इसका मान कितना होता है, म्यू नॉट का मान होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर। ये इस प्रकार से आता है, तो म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, ये यहां से आ जाएगा। ये होता है एम्पियर के बंद पथ का नियम, विभिन्न परिपथों पर लागू होता है। लेकिन मैक्सवेल ने यहां पर देखा कि यदि इस नियम को संधारित्र युक्त परिपथ पर लागू किया जाए, जैसे मान लो एक संधारित्र है, एक संधारित्र की प्लेटों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे ये संधारित्र है, इस संधारित्र की प्लेटों को, दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ा जाता है और यहाँ पे कुंजी K लगा दी जाती है, ये कुंजी K है और ये प्लस माइनस बैटरी है। तो प्लस टर्मिनल से जुड़ी बैटरी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाती है, ये प्लेट धनावेशित हो जाती है, और माइनस से जुड़ी प्लेट क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाती है। तो अर्थात हम जैसे ही कुंजी K को ऑन करेंगे तो बैटरी से जाने वाली धारा के कारण संधारित्र की प्लेटें क्या होंगी, आवेशित होती है, पहले क्या होंगी, आवेशित, और जब इस कुंजी K को ऑफ करेंगे तो ये निरावेशित होने लगती है। अर्थात संधारित्र के आवेशन और निरावेशन में यहां पे कोई भी धारा नहीं उत्पन्न होती है, इसके बीच में ये देखो प्लस माइनस लग गया, और विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ। ये क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र में जैसे ही हम कुंजी K को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, जैसे ऑन किया तो ऑन करने पर अचानक से इसको आवेश मिला प्लेट को, तो ये धीरे धीरे आवेशित होने लगेगी, और आवेशित होने की कंडीशन में आवेश क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब ये आवेश परिवर्तित होगा, और आवेश बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, परिवर्तित। अर्थात हम कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के आवेशन के समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और दूसरा, जब इस कुंजी K को ऑफ करते हैं तो जब ये निरावेशित होने लगती है प्लेटें, तो निरावेशन के समय आवेश धीरे धीरे घटेगा, तब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही आवेशित हो जाती है और उसको छोड़ देते हैं, तो ये अगर ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाए संधारित्र की प्लेटें, ये दोनों प्लेटें हैं प्लस और माइनस, पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएंगी, तो उस दौरान पूर्ण रूप से आवेशित होने के बाद में विद्युत क्षेत्र परिवर्तित नहीं होता है, वो कांस्टेंट विद्युत क्षेत्र हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो आवेशन के समय और एक निरावेशन के समय, मतलब निरावेशित होती है, तो इन दोनों ही टाइम में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बदलता है, और इसी परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा होती है कौन सी, वो विस्थापन धारा कहलाती है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिपथों में परिमाण ज्ञात करने के लिए एम्पियर के बंद पथ का नियम लगा सकते हैं, लेकिन संधारित्र युक्त परिपथ में एम्पियर के बंद पथ को लगाने पर यहां पे जो प्राप्त रिजल्ट होगा वो असंगत प्राप्त होता है। यहां पे जो परिमाण प्राप्त होते हैं वो क्या प्राप्त होते हैं, असंगत परिमाण, और असंगत परिमाण प्राप्त होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस संधारित्र युक्त परिपथ में एम्पियर के बंद पथ का नियम, एम्पियर के बंद पथ का नियम लागू नहीं होता है। और बंद पथ का नियम लागू नहीं होगा तो यहां से इस नियम में क्या किया गया, संशोधन किया गया, और वो संशोधन ही क्या कहलाता है, किसकी कल्पना थी संशोधन, वो मैक्सवेल की कल्पना थी, और वो जो यहां से जो रिजल्ट निकल के आता है वो किसका परिमाण निकल के आएगा, विस्थापन धारा का परिमाण निकल के आएगा। तो ये होता है विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हमारा काफी ठीक ठाक हो गया है, 20-25 मिनट का वीडियो है, काफी लेंथ हो गई है इसकी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विस्थापन धारा के एम्पियर के बंद पथ के नियम का जो संशोधन है, इसमें जो भी त्रुटि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट भी और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे कि मैक्सवेल के जो विद्युत चुंबकीय तरंग के जो गणितीय समीकरण थे वो किस प्रकार से बने, और किनको गणितीय समीकरण किनको आधार मानकर उसने गणितीय समीकरण बनाए थे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम अब आप इस
पेंडेमिक की सिचुएशन में आपसे ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए, अपना सहयोग पूरा दीजिए। जहां तक जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चाहे वो कहीं पे भी पढ़ रहा है, कोई भी स्टेट में, कोई भी स्कूल का विद्यार्थी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नॉलेज गेन करनी है तो आप प्लीज जरूर शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए। और भी कोई सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप वहां पर भी इनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।